हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग एंड कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। वीडियो का टाइटल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यस, यू आर राइट, वी विल टॉक अबाउट फिजिक्स। व्हाट आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, राइट। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर, फिजिक्स जैसा बोरिंग, बकवास एंड खड़ूस कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। राइट, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था फिजिक्स जैसा बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी ये यूट्यूब की सीरीज कंटिन्यूसली देखोगे, लेकिन विथ कॉन्सेंट्रेशन और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि डे टू डे का वर्क आपको कंप्लीट करना है। अगर आप डे टू डे का वर्क कंप्लीट करते हुए सारे वीडियोस अच्छी तरीके से विथ कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स कोई नहीं लगेगा। फिजिक्स को हमें अपने ब्लड में उतारना है। अगर कोई आपका हाथ भी काट दे तो उसमें से ब्लड नहीं निकलना चाहिए, लेकिन क्या निकलना चाहिए? फिजिक्स निकलना चाहिए। जस्ट किडिंग, कोई हमारा हाथ काटेगा तो फिजिक्स कभी भी नहीं निकलेगा, सिर्फ ब्लड ही निकलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमें फिजिक्स को विथ कॉन्सेंट्रेशन और विथ इंटरेस्ट के साथ हमें पढ़ना है। उससे पहले आपको अपने माइंड के दरवाजे पहले से ही ओपन रखने हैं कि ऐसा पहले से मत फिट कर दो कि फिजिक्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कि उसके जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा सोच के आगे कि वीडियो कंटिन्यूसली देखो। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय क्विक इंट्रोडक्शन. I had completed my Bachelor of Engineering in Electronics and Communication. I had also completed my Master degree in Communication System. I like teaching, but especially mathematics and physics. I also like to learn more and more new facts in physics as well as more new tricks in mathematics. So that is my quick introduction. You can also give your quick introduction in comment box also. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग ऑनलाइन स्टडी में अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ऑनलाइन स्टडी करने से पहले आप लोगों को एज अ स्टूडेंट्स क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि ऑनलाइन स्टडी करने से पहले आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपको एक नोट एंड पेन लेके बैठना है। सेकंड पॉइंट कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और लैपटॉप है तो अच्छी बात है, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी चलेगा, लेकिन मोबाइल को कुछ स्टैंड के ऊपर रख के बैठना है, ठीक है। और थर्ड एंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि सोते सोते लेटते हुए मोबाइल के अंदर से देखना नहीं है। सोते सोते हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पूरी बैठ के टेबल या चेयर के ऊपर बैठ के आपको पूरी स्टडी करनी है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप वीडियो को पॉज करो और साथ में अपनी नोट में जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस लगते हैं वो पॉइंट्स आप नोट डाउन करो। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो क्लास में बैठने के टाइम पे आप जो भी सर, टीचर्स या मैडम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप साथ में क्या करते हो, अपनी नोटबुक में पॉइंट्स, अपनी खुद की नोट्स बनाते हो। सिमिलरली यहाँ से हम आपको मटेरियल, सभी जगह पे मटेरियल्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, लेकिन एक खुद की अपनी हैंड रिटन नोटबुक लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको लास्ट में एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे समराइज करने में बहुत ही काम आएगी। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। 3 पॉइंट ध्यान में रखो, नोट पेन लेके बैठो, मोबाइल को अच्छी तरीके से स्टैंड हो तो उसके ऊपर फिट करके बैठो, और थर्ड चीज, सोते सोते वीडियो नहीं देखना है, आराम से लेट के वीडियो नहीं देखना है, चेयर पे बैठ के ही वीडियो देखना है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उस टाइम पे वीडियो को पॉज करो और वो सारे पॉइंट अच्छी तरीके से नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम ये वीडियो सीरीज में क्या चीज देखने वाले फिजिक्स के अंदर। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए उसके बारे में हम इस पूरी सीरीज में स्टडी करने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट एग्जाम्पल हम स्टडी कैसे कर पाएंगे कि हमने थियरी तो अभी तक आपके थ्रू पढ़ी नहीं है। तो डोंट वरी बच्चों कि जो भी एग्जाम्पल के अंदर जो भी थियरी की जरूरत होगी, जो भी फॉर्मूला की जरूरत होगी, उस टाइम पे मैं आपको वो थियरी का या फिर वो एग्जाम्पल का ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आपको आसानी वो एग्जाम्पल का लिखने में या कैलकुलेट करने में एकदम आसान हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी हिंट देना चाहता हूँ या थोड़े स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ कि
कोई भी प्रॉब्लम्स हो, या वो JEE के एग्जाम में हो, या नीट की एग्जाम में हो, या आपकी बोर्ड की एग्जाम में, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, वो प्रॉब्लम्स को या एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करते हो, तो कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सारे माइंड्स में रखने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज रीड द स्टेटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको पहले जो भी स्टेटमेंट दिया है वो विथ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट एक साथ में नहीं पढ़ डालना है। उसको फुल स्टॉप या कॉमा है वहां पे ब्रेक कर करके पढ़ना है, उसको समझना है, और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो साथ में नीचे नोट डाउन करते जानी है। तो देखो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, व्हाइल रीडिंग स्टेटमेंट नोट डाउन ऑल द गिवन डेटास विथ यूनिट्स। ठीक है, तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तब पूरा स्टेटमेंट एक साथ में मत पढ़ो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके पढ़ते जाओ। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप यूनिट के साथ नोट डाउन करो। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, जो भी आपको डेटा मिला है, गिवन डेटा है, उसका यूनिट कन्वर्जन की जरूरत अगर पड़ती है तो वहां पे उसका यूनिट कन्वर्जन वहीं पे कर डालो। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या है कि आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि एक स्टेटमेंट के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कभी कभार क्या होता है, बच्चों को वही पता नहीं चलता है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। फिर टीचर्स अगर उसको एक्सप्लेन सिर्फ इतना कर दे कि इसमें ये चीज हमें फाइंड करनी है, तो बच्चा बोल देगा कि नहीं ये तो मुझे आता है, मैं आसानी से ये कर सकता हूँ, इसके फॉर्मूलाज भी मुझे याद है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले तो वो सर्च आउट करना है स्टेटमेंट में से कि इसमें से कौन सी चीज, क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ओके, उसके बाद का जो स्टेप्स है, फिगर, यस राइट। अगर स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ में वो भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो कि उसमें फिगर की जरूरत है या नहीं है। फिगर हमें अच्छी वाली फिगर नहीं, लेकिन रफली कुछ फिगर आप बना दोगे तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ तीन चीज तो कंपलसरी करनी है। गिवन डेटा क्या दिया है वो फाइंड आउट करो, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है वो सर्च आउट करने की ट्राई करो। अगर फिगर की जरूरत होती है, कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर होती है, लग रहा है कि इसमें फिगर हो सकती है, तो रफली उसकी फिगर बना दो। अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर बन जाएगा कि आपके पास क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के नीचे एक गिवन डेटा होगा, क्या फाइंड आउट करना है वो आपको पता चल गया होगा, फिर उसकी अगर फिगर है तो वो फिगर भी आपको पता चल जाएगी। तो एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। इतना काम होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, दैट इज टू फाइंड आउट दैट दिस टॉपिक और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच थियरी। अब आप तो अभी तो हम क्या पढ़ेंगे कि चैप्टर वाइज सारे एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, लेकिन एग्जाम में तो क्या होगा कि सारे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से या कौन सी थियरी में से वो हमें पता नहीं होगा। इसीलिए जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, फिगर बनाई है, उसके ऊपर से पहले तो वो फाइंड आउट करो कि ये जो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन वो कौन से चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है, वो आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये चैप्टर रिलेटेड है। फिर वो चैप्टर में भी फाइंड आउट करने की ट्राई करो कि वो चैप्टर के अंदर भी कौन से टॉपिक के रिलेटेड है, कौन सी थियरी के रिलेटेड है। ठीक है, वो अगर आपको पता चल गया, इसलिए इसके बाद का जो स्टेप है क्या है कि फाइंड आउट कि गिवन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच थियरी, कौन सी थियरी के साथ वो क्वेश्चन रिलेटेड है। अगर आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन ये थियरी के साथ रिलेटेड है, फिर उसके बाद का जो स्टेप आता है कि दैट इज फाइंड आउट विच फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में आपको वो देखना है कि ये क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके, लास्ट में आपको पता चल गया, स्टेटमेंट पढ़ लिया, गिवन डेटा आपको पता चल गया, क्या फाइंड करना है वो भी आपको पता चल गया, फिगर भी आपने बना ली, सारा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है वो भी आपको पता चल गया, चैप्टर के अंदर थियरी कौन सी है वो भी आपको पता चल गया। अब ये क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो भी आपको पता चल गया। इतनी सारी चीज आपको मालूम पड़ गई। अब क्या है, अब जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो उसमें चेक करो वो फॉर्मूला में कौन कौन सी क्वांटिटी की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर वो क्वांटिटी आपको डायरेक्टली गिवन डेटा में अवेलेबल है तो वहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट डाउन करो और कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर लिख दो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो फॉर्मूला आपने सिलेक्ट किया कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ये एग्जांपल के लिए मुझे जरूरत है, तो वो फॉर्मूला का कैलकुलेशन करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है वो गिवन डेटा में नहीं होगी। तो आपको वो पहले
क्वांटिटी अलग से कुछ दूसरे फॉर्मूलाज का यूज करके डिराइव करनी पड़ेगी। उसके बाद में जाके आप वो क्वांटिटी फाइंड आउट करके आपके फाइनल फॉर्मूला में रख के फिर फाइनली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आपका फाइनल आंसर मिले तो वो फाइनल आंसर में पीछे यूनिट लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि कई सारे बच्चे जल्दी में वो यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो वहां पे हाफ मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं, हाफ या 1 मार्क्स कट हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप्स आपको, कोई भी एग्जाम्पल्स हो, वो फिर MCQ हो या कोई भी चीज हो, वो इतने सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। आप बोलोगे सर ये तो कितने सारे स्टेप हो गए, MCQ में तो उतना हमें टाइम भी नहीं मिलता है, राइट। लेकिन ये स्टेप अभी फर्स्ट टाइम आपको इतने लॉन्ग और बड़े स्टेप्स लग रहे हैं, लेकिन जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल में आप फिजिक्स का एग्जाम्पल हो या मैथ्स का कोई भी एग्जाम्पल हो, उसको आपको रीड करके लर्न नहीं करना है, कभी भी रीड करके लर्न नहीं करना है। आपको क्या करना है, लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए टाइम भी कम होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप कम टाइम में सारे स्टेप्स फटाफट से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इतने सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रखने। और CBSE के बच्चे मेनली खास ध्यान रखो कि आपको जो भी फॉर्मूला मिलने के बाद जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर आपको अलाउ एग्जाम में नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस करके सारे एग्जाम्पल्स जो भी है NCERT के, वो अपने आप से लिखने की ट्राई करो। उसमें भी अप्रोक्सीमेशन की मेथड और वो सारी मेथड्स उसमें आती है, कैसे सॉल्व करना है वो हम थ्रू आउट हमारे YouTube वीडियो सीरीज में हम देखेंगे। अब व्हाट इज शॉर्टकट फॉर दिस स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स के क्या शॉर्टकट्स हैं। देखो बच्चों, किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये सारे स्टेप्स का एक ही शॉर्टकट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस, वो भी प्रैक्टिस से रीड करके नहीं, लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट करने के लिए जितनी ज्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा वो शॉर्ट में हो जाएगा। और डे टू डे का वर्क कंप्लीट करना रखो, आज का वर्क आज ही कंप्लीट करो। वो हैबिट अगर आपकी हो गई तो थ्रू आउट आपकी लाइफ में वो आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, दूसरी चीज कि जब भी आप प्रॉब्लम्स देखते हो तो प्रॉब्लम्स देख के आप क्या करते हो कि स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, तुरंत ही आप बोलोगे कि ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, तो उसका सॉल्यूशन कहीं और आप फाइंड करना चालू कर दोगे, इंटरनेट पे या कोई बुक, रेफरेंस बुक में, कहीं पे भी। लेकिन ऐसा मत करो। इनिशियली क्या करो कि वो प्रॉब्लम्स को 2-3 बार पढ़ो, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। आपका दिमाग आपको वही तरफ ले जाएगा जहां पे आसान रास्ता होगा। आसान रास्ता कौन सा है, गूगल पे जाओ, क्वेश्चन टाइप करो, सॉल्यूशन फाइंड करो, लेकिन वो रास्ता अभी मत अपनाओ। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। आपका दिमाग आपको दूसरी तरफ, गूगल की तरफ ले जाएगा, लेकिन हमें गूगल की तरफ या कोई रेफरेंस बुक में नहीं जाना है। उसको 2-3 बार पढ़ो, कुछ हिंट मिलती है तो ठीक है, वरना कुछ छोटी सी हिंट लेके आप वापिस वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एक बार आपने हिंट लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दूसरी बार सेम प्रॉब्लम हिंट लिए बिना ही सॉल्व करने की ट्राई करो। क्वेश्चन को देख के आप माइंड में ऐसा सोचो कि मैं बड़ा हूं या क्वेश्चन बड़ा है। आप बड़े हो, आपका दिमाग बड़ा है, यही एटीट्यूड कंटिन्यूसली आप रखो, तो कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों लास्ट में ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहले आपका स्टेटमेंट है, फिर गिवन डेटा है, फिर आपका क्या आएगा, क्या फाइंड आउट करना है वो आपको नोट डाउन, सारा चीज लिखना है, सारी चीज आपको लिखनी है। सिर्फ ऐसे दिमाग में मत आंख बंद करके सोच लेना ये दिया है, नहीं, ये लिख के और स्टेटमेंट ब्रेक कर करके लिखते जाओ। फिगर बन रही तो फिगर बनाओ, तीनों को मिला के आप ऑब्जर्व करो कि कौन से चैप्टर से, कौन सी चैप्टर के बाद कौन सी थियरी से, और वो थियरी में से कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। वो फॉर्मूला के अंदर अगर दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो फाइंड करने के लिए दूसरा कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये सारी चीज हो जाने के बाद सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो उसके अंदर वैल्यू को पुट डाउन करो, कैलकुलेशन करो और आपका फाइनल आंसर लिखो। तो यही स्टेप्स को यूज करते हुए हम सारे एग्जांपल्स, NCERT टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 से, साइंस का सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक